शुरू होती है फिलीपींस से। हम देखते हैं कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है। हर कोई इसकी लपेट में आ रहा है। सभी लोग वायरस का शिकार होकर एक दूसरे को काट रहे हैं। पर इसी शहर में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम फ्रांसिस था, वो और उसकी फैमिली खुशकिस्मती से अभी तक इस वायरस से बचे हुए थे। फ्रांसिस की फैमिली में उसकी वाइफ और उसके 2 बेटे थे, जिनके साथ वो अपने गांव वाले घर जा रहा था, क्योंकि उसकी सोच थी कि ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ शहर में ही फैला होगा, गांव अभी तक बचा हुआ होगा। तो इस उम्मीद के साथ वो वहां जा रहे थे ताकि हम महफूज रह सकें और ज़ॉम्बी से बचे रह सके। अब गांव में फ्रांसिस के मॉम डैड भी रहा करते थे। जैसे ही वो लोग अपने घर में आए, फ्रांसिस अपने डैड के रूम में जाता है कि उसके डैड ने गन से खुद को शूट करके खुद की जान ले ली थी, क्योंकि वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन गए थे। तो उन्होंने सोचा, एक खूंखार ज़ॉम्बी बनने से तो अच्छा है अपनी जान ले ही लूं। मगर फ्रांसिस को बुरा लग रहा था। वो बहुत दुखी हो रहा था उनकी मौत से कि मैं क्या सोचकर आया था और क्या हो गया। अब वो अपने डैड की गन अपने पास रख लेता है, क्योंकि इस तरह के हालात में हथियार अपने पास रखना चाहिए। फिर वो कमरे से बाहर आता है, पर ये देखकर उसके होठ उड़ जाते हैं कि उसकी मॉम खून से लथपथ वहाँ खड़ी हुई है, जिसका जिस्म कटा फटा है, क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन गई है, जो रेंगते हुए फ्रांसिस की तरफ बढ़ रही है ताकि उसे भी काटकर ज़ॉम्बी बना सके। उसे देखकर भी फ्रांसिस को बुरा लगा। अब वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन यह करना उसकी मजबूरी थी। वो गन निकालता है और दिल पर पत्थर रखकर अपनी माँ को मार डालता है, जिसके बाद वो अपने मॉम डैड की लाशों को गाड़ देता है ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिल सके। और फिर वो अपनी फैमिली को समझाता है कि देखो, अब हमें यहीं रहना होगा, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। हमें कोई मसला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ खेत हैं, खाने के लिए अनाज मिल जाएगा, पीने के लिए तो कोई मसला ही नहीं होगा, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं। यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि फ्रांसिस और उसकी वाइफ एक दूसरे से नाराज हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनका कोई झगड़ा हुआ हो और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, नाखुश हैं। अब वो लोग स्टोर रूम में जाने का फैसला करते हैं ताकि वहाँ से जरूरत का सामान ले सके, पर वहाँ आकर देखते हैं कि यहाँ तो केयरटेकर की लाश लटकी हुई है। दरअसल उन्हें खुद को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए फांसी पर लटका दिया जाता है। अब वहाँ कुछ मुर्गियाँ भी थी जो पिंजरे में बंद होती हैं। फ्रांसिस अपने बड़े बेटे से कहता है कि केयरटेकर की जेब से चाबियाँ निकालो और मुर्गियों को आज़ाद करके यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अब उसका बेटा बहुत डरा हुआ था, जो देखकर फ्रांसिस कहता है, अरे ये टाइम डरने का नहीं है, बल्कि यूँ समझो कि तुम्हारी ट्रेनिंग ही है एक तरह से, कि अगर कभी कोई ज़ॉम्बी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम डरते हुए ना बल्कि खुद को बचाने की कोशिश करो। ये सुनकर धीरे धीरे वो आगे बढ़ा, केयरटेकर की जेब से चाबियां लेने की कोशिश करता है, मगर वो इतना घबराया हुआ था कि लाश उसके ऊपर गिर जाती है और वो उसके नीचे गिर जाता है। अब इससे तो उसकी सांस अटक जाती है। उसके ऊपर खून लगा हुआ था, इसलिए वो पंप के पास जाकर खून साफ करता है। यह देखकर आइरिस को गुस्सा आ गया। अपने बड़े बेटे के जाने के बाद वो फ्रांसिस को कहती है, यह सब तुम अभी से क्यों सिखा रहे हो, बच्चा है वो। इस पर फ्रांसिस चिढ़कर कहता है, क्या बच्चा है भाई, ये सब बातें सोचने का टाइम नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो यह सब सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि फ्रांसिस अपने बड़े बेटे से ज़्यादा छोटे बेटे से प्यार करता था। बड़े पर उसकी ज़्यादा तवज्जो नहीं थी। अब ऐसा क्यों था? आखिर वो अपने बच्चों में फ़र्क क्यों कर रहा था? इसका जवाब हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। शाम को सारे काम चेक करने के बाद फ्रांसिस और आइरिस बेसमेंट में जाते हैं, जहां आकर फ्रांसिस बौखला गया। वो घबराने लगा। असल में फ्रांसिस को बचपन में उसके डैड छोटी छोटी गलती पर बहुत मारपीट करते थे और सारा दिन उसे बेसमेंट में कैद करते थे। और आज यहाँ आने की वजह से फ्रांसिस को वो सब कुछ याद आ गया था, जिस वजह से उसकी ये हालत हो रही थी। पर आइरिस उसे समझाती है, संभालो खुद को, ऐसा मत करो। जिसके बाद वो लोग खाना खाने बैठते हैं। फ्रांसिस का बड़ा बेटा बताता है कि मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि मैं अपने मॉम डैड के साथ पहाड़ के पास बने कैंप में जाके रहा हूँ, जो जगह बिल्कुल महफूज है और वहाँ और भी बचे हुए लोग रह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें भी वहाँ चलना चाहिए। पर यह सुनकर फ्रांसिस साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ तो ठीक से खाना पका भी नहीं दिया जाएगा। और यहाँ देखो, हमारे पास खाने पीने का सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हम यहीं रहेंगे। बस उसकी ये बात आइरिस को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। खैर, रात को जब फ्रांसिस सो रहा था तो उसे अपने डैड के डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें
वो बुरी तरह फ्रांसिस को मार रहे थे। यह देखकर उसकी आंख खुल जाती है तो वो इस चीज को घबरा जाता है। वो यह फैसला करता है कि हम यहाँ से चले ही जाते हैं। इस बारे में वो अपनी वाइफ को कहता है कि ठीक है चलते हैं, हम उस कैंप में रह लेंगे, क्योंकि यहाँ बचपन से डरावने सपने मुझे यहाँ टिकने नहीं देंगे। इसलिए अगले ही दिन वे लोग वैन के जरिए कैंप के लिए निकल जाते हैं। पर कुछ दूर आने पर उन्होंने देखा कि सामने तो बैरीगेट लगा हुआ है और साइड में बहुत सारी खराब गाड़ियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि बैरीगेट रास्ता रोकने के लिए लगाया जाता था। आयरिस इस गाड़ी से उतरकर वो बैरीगेट हटाने लगती है, पर तभी एक ज़ॉम्बी भी वहां आकर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर फ्रांसिस फौरन गन लेकर बाहर आया और ज़ॉम्बी को शूट करके मार देता है, पर गोली की आवाज से अब वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो लोग गाड़ी में छुप जाते हैं। फिर फ्रांसिस एक बम बाहर फेंककर सभी ज़ॉम्बीज को उड़ा देता है, पर यहाँ सबसे मुसीबत यह हो गई थी कि उनकी वैन तो खराब हो गई थी अब, इसलिए ये पैदल चलने लगते हैं और दूसरे कोई रास्ता इनके पास नहीं था गांव से बाहर जाने का, इसलिए वे वापस गांव में ही आ जाते हैं। फिर सुबह फ्रांसिस आकर अपनी खराब वैन को ठीक कर लेता है। इस बारे में वो अपनी फैमिली के लोगों को नहीं बताता, क्योंकि उसने मन बना लिया था कि वे लोग यहीं रहेंगे। वो सोचता है कि गांव में तो मुझे बुरे सपने ही सताएंगे ना, ये ज़ॉम्बी तो हमें जान से ही मार देंगे, तो इसलिए कुछ भी हो जाए हम यहीं ही रहेंगे, क्योंकि बाहर तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं। इसलिए वो घर को और अच्छे से ठीक कर लेता है, लाइट्स बाहर भी लगा देता है। फिर अपनी फैमिली के साथ डांस करने लगा ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सके। इसके बाद फ्रांसिस के दोनों बेटे पुरानी तस्वीरें देखने लगते हैं, जिसमें फ्रांसिस के भाई की भी तस्वीर थी। अब यहाँ छोटा बेटा अपने भाई को कहता है, भाई आपने एक बात नोटिस की है, आप पापा के भाई जैसे दिखते हो, बिल्कुल ना कि पापा जैसे। ये सुनकर तो बड़े भाई के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि अब जाकर वो सारी बात समझ जाता है कि अच्छा तो ये बात है कि पापा मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, बल्कि उनके भाई का बेटा हूँ। असल में फ्रांसिस के भाई के साथ आयरिस का ताल्लुक बन गया था, जिस वजह से ये बड़ा बेटा पैदा हुआ। और उसके बाद भी फ्रांसिस ने आयरिस को माफ कर दिया और उनके फिर दोनों बच्चों को संभाला। फिर क्योंकि वो उसका असली बेटा नहीं था, इसलिए फ्रांसिस उस पर गुस्सा निकालता रहता था, लेकिन हाँ वैसे उसका कोई गलत मकसद नहीं था जैसे उसे तकलीफ पहुंचाना, बल्कि वो तो अक्सर खुद को समझाया करता कि मैं ये क्या करता रहता हूँ, इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसे भी बाप की जरूरत है, तो मैं उसको अच्छे से ध्यान रखूंगा और बाप की तरह प्यार दूंगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है मुझ पर। और इस वजह से अक्सर आयरिस और फ्रांसिस में झगड़ा भी होता रहता था। अब जब फ्रांसिस बाहर जाता है तो उसे एक डॉग काट लेता है, तब आयरिस उसकी मरहम पट्टी कर देती है, लेकिन वो यह भी कहती है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें डॉग वाला जहर फैल जाए। ये सुनकर फ्रांसिस कहता है कि उस डॉग के गले में पट्टा था, जिससे लग रहा था कि वो पालतू कुत्ता है और ऐसे डॉग में जहर नहीं हो सकता, तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा मुझे। इसके बाद उसका बड़ा बेटा कहता है, पापा मैं भी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर मैं काम आ सकूँ। फ्रांसिस कहता है, बेटा अभी तुम छोटे हो और अगर तुम खुद को बड़ा समझते हो और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी फैमिली को बचा लोगे, तो यह बताओ कि हमें बचाने के लिए तुम किसी की जान ले सकते हो। इस पर वो हाँ में जवाब देता है, इसलिए फ्रांसिस उसे गन देकर सामने शूट करने को कहता है। अब उसका बेटा काफी डरा हुआ था, पर फ्रांसिस उसे और डराता है ताकि उसके अंदर का सारा डर निकल जाए। तभी यहाँ पर आयरिस और उसका छोटा बेटा भी आ गया। ये देखकर आयरिस कहती है कि ये तुम क्या करवा रहे हो इससे, अभी ये करने की काबिल नहीं हुआ है। फ्रांसिस देख नहीं रहे वो कितना डरा हुआ है। अब अपनी माँ की ये बात सुनकर वो शूट कर देता है, पर ये गोली की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी वहाँ आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भाग जाते हैं। पर ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा करते करते घर तक आ गए थे, लेकिन इससे पहले कि वो घर में घुसते तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी में कोई आ जाता है, जो लाइट जलाकर हॉर्न देकर ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज का ध्यान उसकी तरफ गया, वो आदमी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है और ज़ॉम्बीज भी पीछे पीछे भाग जाते हैं, जिससे उन लोगों की जान बच पाती है। पर फ्रांसिस ने उस गाड़ी को पहचान लिया था, जो गाड़ी दरअसल उसके भाई की थी। जी हाँ, वही भाई जिसके साथ उसकी बीवी की ताल्लुक थे और बड़ा बेटा था।
जिसका तो। इसलिए अगले दिन फ्रांसिस अपने भाई से मिलने गया। वो काफी गुस्से में था। उसका भाई कहता है कि शांत हो जाओ भाई, मैं बस यहाँ देखने आया था कि मॉम डैड ठीक हैं या नहीं। फ्रांसिस बताता है कि वो कब के मर गए हैं और उसे गन दिखाकर यह कहता है, अब यहाँ तुम्हारा भी अब यहाँ कोई काम नहीं, चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी के अभी सर में गोली मारकर तुम्हारी जान ले लूंगा। तो वो कहता है, अरे अरे भाई, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, ठीक है ना। जो कहकर वो उसे एक नक्शा देते हुए कहता है कि सुनो, ये पहाड़ के पास एक कैंप है, वहीं जाने का नक्शा है, अगर जाना हुआ तो चले जाना, वहाँ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुम्हारी जान बच जाएगी। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है उस कैंप में जाने के लिए। पर फ्रांसिस अपने भाई की मदद लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो नक्शे को जलाने लगता है। पर अचानक वो रुक जाता है, सोचता है कि क्या पता ये नक्शा मुसीबत में काम आ जाए। जो सोचकर नक्शा अपने पास रख लेता है। घर आने पर खिड़कियों पर लकड़ियां लगा देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ लकड़ियों की वजह से अंदर न आ सके। अब उनका छोटा बेटा खेलते हुए बेसमेंट में जाता है, जहां उसे खिड़की के बाहर एक बूढ़ा ज़ॉम्बी दिखाई देता है। उससे बचने के चक्कर में काफी डर जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। तभी उसे आकर आयरिस संभालती है और कहती है कि ये बूढ़ा और कमजोर ज़ॉम्बी है, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब उसकी ये बात फ्रांसिस सुन ली थी, इसलिए वो उस ज़ॉम्बी के पास जाकर उसको सर ही जिस्म अलग से कर देता है। अब जब फ्रांसिस नहाने के लिए जाने वाला होता है तो तभी यहाँ पर उसका बड़ा बेटा आ गया, जो वहाँ पर नक्शे को देख लेता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, फ्रांसिस उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब यहाँ फ्रांसिस की बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं जैसे उसका जहद वजूद खराब होता जा रहा है। अब रात को सब खाना खा रहे थे तो बड़ा बेटा अपनी माँ को बता देता है कि डैड के पास एक नक्शा है। ये सुनकर आयरिस उसके बारे में पूछती है कि क्या ये बात सच है, तुम्हारे पास कोई नक्शा या कोई ऐसी चीज है, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है कि नहीं तो मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है, जरूर इसे कोई गलतफहमी होगी। फिर वो यहाँ अपने बच्चों को भी बता देता है कि जानते हो तुम्हारी माँ यहाँ से क्यों जाना चाहती है, क्योंकि ये मेरे भाई के पास जाना चाहती है जिसके साथ इसका चक्कर था। तो ये कुछ महीने ही पहले चली जाती तुम दोनों को छोड़कर, पर ये नहीं जा पाई क्योंकि वायरस की वजह से। ये सुनकर दोनों बच्चे बिल्कुल हैरान आयरिस से पूछते हैं, मोम क्या ये बात सच है? वो कहती है, हाँ मैं जाना चाहती थी उसके पास। इस पर फ्रांसिस वो नक्शा निकाल कर दिखाता है और उसके सामने जलाते हुए कहता है कि कोई नहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा ये आखिरी फैसला है। अब आयरिस हालांकि उसे ऐसे करते हुए रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता, पूरा नक्शा जला ही डालता है। फिर वो लकड़ियों से मेन दरवाजा भी बंद कर देता है ताकि कोई बाहर ना जा पाए। वो ये बहाना लगाता है कि बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, तो इसलिए दरवाजा बंद करना ही ठीक रहेगा ताकि कोई अंदर ना घुस जाए। ये सुनकर बड़ा बेटा कहता है, पापा आप झूठ बोल रहे हो, बाहर तो कोई ज़ॉम्बी नहीं है, आप हमें बस कैद करना चाहते हो। ये सुनकर फ्रांसिस को बहुत गुस्सा आ जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि वो अपने बड़े बेटे को थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की? तुम बोले तुम बीच में, मेरी औलाद नहीं है, इसलिए बीच में बोलने का तेरा कोई हक नहीं बनता। अब तभी दरवाजे पर एक जख्मी सिपाही आकर दस्तक देता है, उससे मदद की जरूरत थी। फ्रांसिस कहता है, चले जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। और वो सिपाही वायरस का शिकार नहीं हुआ था, इसलिए बड़ा बेटा जबरदस्ती दरवाजा खोलकर सिपाही को अंदर लेकर आता है। सिपाही बताता है कि मैं पहाड़ के पास बने कैंप में रहता हूँ, लेकिन आज ही वहाँ ज़ॉम्बीज़ का हमला हो गया, जिस वजह से पूरे कैंप तबाह हो गया। तब एक आदमी वहाँ गाड़ी लेकर आया जिसने मुझे उन ज़ॉम्बीज़ से बचाया। उसने मुझे इस घर का एड्रेस देते हुए कहा कि तुम वहाँ चले जाओ, वो मेरा भाई है, मेरे भाई का घर है, तुम वहाँ आराम से रह सकते हो। सच पूछो तो बहुत ही भला इंसान था। अब वो यहाँ फ्रांसिस के भाई की ही बात कर रहा था। फिर कहता है कि अब न जाने वो जिंदा भी होगा, क्योंकि मैं तो बच कर निकल गया था, लेकिन उसने ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया था। ये सुनकर आयरिस काफ़ी दुखी हो जाती है, यह सोचकर कि वो भी नहीं रहा, मगर सिपाही को इस घर में रहने की इजाज़त दे देती है। फ्रांसिस कहता है कि तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन बेसमेंट में रहोगे ताकि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो। इसके लिए वो मान जाता है। अब रात को उसका बड़ा बेटा अपनी माँ के पास जाता है और रोते हुए कहता है, मॉम मैं जानता हूँ
मैं फ्रांसिस का असली बेटा नहीं, इसलिए तो वो मुझे प्यार नहीं करते, मगर मैं तो फ्रांसिस और सबसे प्यार करता हूँ, अपनी फैमिली समझता हूँ। अब मुझे लगता है कि यहाँ से बाहर की कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहाँ हम सब लोग महफूज रह सके। तो प्लीज़ माँ, मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दीजिए ताकि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। लेकिन आइरिस मना कर देती है, पर जब वो बार बार जिद करता है तो वो जाने देती है, तो वो घर से भाग जाता है। अब अगली सुबह फ्रांसिस घर में बड़े बेटे को नहीं पाता कि ना जाने वो कहाँ चला गया। दरवाजे को खुला हुआ पाता है तो वो समझ गया कि वो भाग चुका है। इससे तो फ्रांसिस का दिमाग ही खराब हो गया और अब वो गुस्से में हथौड़ा उठाता है और उस जख्मी सिपाही पर वार कर देता है। बेचारा जान से मार देता है और उस बेचारे की जान ले लेता है। फिर तो वो आइरिस को भी मार कर बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुली तो वो खुद को बेसमेंट में पाती है, जहाँ छोटा बेटा भी साथ में था, क्योंकि फ्रांसिस ने दोनों को ही बेसमेंट में बंद कर दिया था, जिसका मतलब था कि वो और पागल हो गया। तभी उसकी नजर उसी कुत्ते पर गई जिसे फ्रांसिस को काटा था। फ्रांसिस उसे भी मार डालता है और उस डॉग का मांस खाने को उन दोनों के पास लेकर जाता है। पर जब आइरिस ने उसे खाने से मना कर दिया तो गुस्से में फ्रांसिस प्लेट पटक कर मारता है। प्लेट में चाकू था। वो जब नीचे गिरा तो आइरिस उसे छुपाने का सोचती है ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। तभी फ्रांसिस भी चाकू देख लेता है और उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर उन्हें वहीं बंद करके वहां से चला जाता है। पर यहाँ आइरिस एक प्लान बनाती है और वो अपने बेटे को कहती है जोर से चिल्लाने को, और वो चिल्लाता है और अपने बेटे की चिल्लाने की आवाज सुनकर वो बेसमेंट में आता है और उससे आते ही आइरिस उस पर हमला कर देती है और फिर अपने बेटे को बाहर लेकर आ जाती है और उसे वहीं बंद कर देती है। ये देखकर फ्रांसिस को अपने डैड के ख्याल आने लगे कि किस तरह वो उस पर जुल्म करते थे और वो काफी डरने लग जाता है। और जब आइरिस और छोटा बेटा बेसमेंट से बाहर आते हैं तो तभी यहाँ फ्रांसिस का भाई आ जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। वो दोनों पर हमला करने लगता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगते हैं, पर उसकी आइरिस को पकड़ लेता था। अपनी भाई की आवाज़ सुनकर फ्रांसिस को गुस्सा आने लगता है। वो सोचता है कि कहीं ये मेरी फैमिली को भी ज़ॉम्बी ना बना दे। और अब जैसे उसका भाई आइरिस को काटने वाला होता है तभी फ्रांसिस दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया और वो अपने भाई को शूट कर देता है, पर उसकी छोटे बेटे को तो वो काट ही लिया था, यानी अब वो भी वायरस का शिकार हो सकता है। वायरस सोचती है कि अब क्या होगा, ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, पर उसके बाजू में काटा था तो आइरिस हिम्मत करके उसके बाजू काट देती है ताकि वायरस पूरे जिस्म में ना फैले। और जख्म की पट्टी करके फ्रांसिस को कहती है कि वैन लेकर आओ, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। वो जल्दी से वैन की तरफ भागता है, लेकिन यहाँ पर उसका बड़ा बेटा गन लेकर खड़ा था। वो फ्रांसिस को देख लेता है। अब उसे खून से पर खड़ा देखकर बड़े बेटे को लगता है शायद इससे डैड पूरी तरह पागल हो गए हैं और उन्होंने मॉम को मार डाला है, जिस वजह से वो फ्रांसिस पर गोली चला देता है। पर जब वो फ्रांसिस के आया और पास गया, वो उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भी अपना बेटा मानता था और अगर मेरी वजह से तुम्हारा कभी दिल दुखा हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। अब ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी गोली चलाकर। वो कहता है, डैड मुझे माफ कर दीजिए, मैं मुझसे अनजाने में हो गया। पर फ्रांसिस कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो मर चुका था और इस वजह से उसका बेटा टूट जाता है। काफी दुखी हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। पर बेचारा फ्रांसिस को क्या पता था कि छोटे बेटे को बचाने के लिए वैन के लिए जाएगा ताकि उसके बेटे की जान बच सके, पर बड़े बेटे के हाथों ही मारा जाएगा। पर अब बड़ा बेटा घर के लिए आने लगता है, जहाँ पर आइरिस फ्रांसिस के आने का इंतजार कर रही थी। उसे क्या पता वो तो मर चुका है। अब ना फ्रांसिस रहा और ना ही उसका भाई जो इस फैमिली की देखभाल कर सकता, इसलिए अब सारी जिम्मेदारी आइरिस पर आ गई थी, जहाँ अब बेचारी को सब अकेले ही करना पड़ेगा। बच्चों को पालना था, वो भी ऐसे मुश्किल टाइम पर जहाँ हर तरफ वायरस फैला हुआ है। ये फैमिली बेचारी वायरस से तो बच जाती है जैसे तैसे, लेकिन इनके साथ यह इतना बुरा हो गया और इसी सैड एंडिंग के साथ यह फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।